अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन है रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ एग्जामिनर ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पूछा है, लेकिन मैं ज़रा सा उस सवाल को करने से पहले ब्रीफ सा जो है वो आपको जो है वो रिमाइंडर दे दूं कि हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग में उस केस में क्या पढ़ा था जहां मटेरियल हमारे पास शॉर्ट इन सप्लाई हो। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी है जो बनाती है प्रोडक्ट ए। ठीक है जी। प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस है, अज्यूम करें 100 रुपीज़। इस पे मटेरियल लगता है से 40 रुपये का। इस पे लेबर की कॉस्ट आती है से 25 रुपये और हमारे पास सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है 35 रुपीज़ का। ठीक है जी। 35 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है। कौन से हमारी ज़िंदगी चल रही है, 100 रुपये की सेल्स एक यूनिट से आ रही है, 40 रुपये का मटेरियल हम खरीदते हैं पैसे दे के, 25 रुपये का लेबर हम खरीदते हैं और सर ये दो खर्चों के बाद जब मुझे सेल्स मिलती है तो मुझे 35 रुपये का सेम मिलता है। ठीक है। अब मुझे किसी ने कहा भाई काम करें प्रोडक्ट बी बनाए, प्रोडक्ट बी बनाए। मसला ये प्रोडक्ट बी बनाने में कि प्रोडक्ट बी अगर बनाने जाऊंगा ना तो मेरे पास मटेरियल नहीं है, यही एक यूनिट मुझे प्रोडक्ट बी की तरफ मूव करना होगा। और अगर मैं प्रोडक्ट बी की तरफ इसको मूव करता हूं तो सर मेरा 40 रुपए का खर्चा तो आएगा, लेकिन साथ में ये 35 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो इसका मतलब है सर अगर मैं प्रोडक्ट बी में इस मटेरियल को मूव करूं तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट 40 नहीं होगी, बल्कि 40 प्लस 35 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो लॉस हुआ है। तो इसका मतलब है सर एक ऐसा रॉ मटेरियल जो शॉर्ट एंड सप्लाई हो और एक नए प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने के लिए पुराने को बंद करना हो तो हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी सर उसकी कॉस्ट इटसेल्फ जो कि 40 रुपए है और लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि 35 रुपए है। तो मेरे पास एक यूनिट की रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 75। ये बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, व्हाट इफ के एक रॉ मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई नहीं है तो सीधी सी बात है आप उसको फिर मार्केट से खरीदो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो आए जरा सर एक क्वेश्चन सॉल्व करें प्रॉपर्ली। चलिए जी, हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन जिसमें हम रेलेवेंट कॉस्टिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल साथ देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने सर एक छोटी सी डिस्कशन की, शॉर्ट इन सप्लाई मटेरियल हो तो उसको हमने कैसे लेके चलना है, इस सवाल में उसकी इंप्लीकेशंस हैं। आए देखते हैं। ये कह रहे जी सानिया लिमिटेड या सानिया कॉस्मेटिक्स कंसिडरिंग टू लॉन्च अ ब्यूटी प्रोडक्ट कॉल्ड जिंको। ठीक है जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन दिस रिगार्ड। ठीक है। SC will need to spend 250 million rupees on the purchase and installation of a plant for the manufacturing of Zinco। 250 मिलियन रुपए का हमारा प्लांट आएगा। इसका मतलब है पहला जो पॉइंट है वो पर्टेन करता है किससे, प्लांट से। ठीक है जी। इसकी लाइफ होगी 4 साल। 4 साल बाद ये प्लांट आराम से 65 मिलियन रुपए में बिक जाएगा। अब जैसे ही आपने देखा सर 65 मिलियन में बिकेगा, फौरन आपके जहन में एक चीज़ ये आनी चाहिए कि ये चेक कर लो कहीं इस पर इन्फ्लेशन तो नहीं लगेगी। नीचे आ रहे ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स आर कोटेड इन टुडेज रेट, एनुअल इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एट 11% विच विल अप्लाई टू ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफाइड फ्रॉम फर्स्ट ईयर। इसने कहा भाई जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लोज आ रहे हैं सब पे इन्फ्लेशन लगेगा, आप बिला झिझक सब पे इन्फ्लेशन लगाएं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो 65 मिलियन रुपए की अमाउंट है ये 65 मिलियन नहीं है, ये मुझे 4 साल बाद इन्फ्लेटेड अमाउंट सर मिलेगी, नजर आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन का रेट है 25% डिमिनिशिंग बैलेंस। तो यहाँ मुझे प्लांट पता चल गया, रेजिडुअल वैल्यू पता चल गई और डेप्रिसिएशन का रेट पता चल गया। यहाँ से 3 चीजें मुझे पता चल गई। फिर अच्छा जी, फिर SC एस्टिमेट्स इमीडिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 75 मिलियन। ठीक है जी। और 15% इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन वर्किंग कैपिटल हर अगले साल इंक्रीज होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर मेरे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसमें है, फिर इसमें सर इसका इंक्रीज भी दिया हुआ है और फिर ये बताया गया कि एंड पे आके आपको सिर्फ 60% अमाउंट रिसीव होगी। इसका मतलब ये कि सर मेरे पास 40% का लॉस आएगा, तो रिकवरी सिर्फ 60%। और याद रखना ये 40% जो है वो आपने टैक्स की वर्किंग के अंदर जरूर लेना है। 2 चीजें होंगी जनाब। फिर सेल्स ऑफ जिंको इज एक्सपेक्टेड टू बी 30,000 यूनिट्स पर एनम एंड दिस वुड रिमेन कांस्टेंट ओवर अ 4 ईयर पीरियड। सेलिंग प्राइस इज एस्टिमेटेड एट 4,000 पर यूनिट। ठीक है जी। अगेन नीचे वो कह रहा है सारी वैल्यूज जो है वो करंट टर्म्स में है तो ये इन्फ्लेट भी होगा। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे
सेल्स का वॉल्यूम भी मिला और सेल्स की प्राइस भी मिली। डन। अच्छा जी, फिर वो कह रहे जी रॉ मटेरियल हमें 2 चाहिए। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर अलॉन्ग विद करंट इन्वेंट्री लेवल्स आर एज अंडर। एक रॉ मटेरियल है BW, गौर से देखना, 3000 kg हमें सालाना चाहिए, 1500 kg हमारे पास आज मौजूद है, 1 kg की कॉस्ट 550 है और ये BW सर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूज होता है और उससे हम 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाते हैं। BW के बारे में बता दिया उसने। SB 1200 यूनिट चाहिए, पूरे 1200 हमारे पास अवेलेबल है। खरीदा था हमने 4200 या 4200 रुपए का रेट इस वक्त चल रहा है और 1500 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम कमाते हैं जिस प्रोडक्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब दोनों मटेरियल मौजूद है, एक पूरा मौजूद है, एक आधा मौजूद है। नीचे वो कह रहे जी SB विल नॉट बी अवेलेबल। SB क्या है जी? SB हमारी कंपनी का नाम तो नहीं है, SB हमारे पास ये वाला मटेरियल है, ये वाला मटेरियल SB विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट टिल द एंड ऑफ द ईयर। हाँ, ये वो रिसोर्स है, ये वो रॉ मटेरियल है जो शॉर्ट इन सप्लाई है। तो याद आ रहा है रेलेवेंट कॉस्ट है लॉस CM प्लस करंट कॉस्ट। ठीक है जी। फिर फर्दर इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अनदर प्रोडक्ट 600 kg फॉर द ईयर। और सर इस 1200 kg में जो इन्वेंट्री में मौजूद है 600 kg एक प्रोडक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं जिसपे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा 1500 रुपए का। इसका मतलब अगर आपने 600 kg उठा के अपने प्रोजेक्ट पे डाल दिया तो ये CM तुम लूज कर दोगे। अच्छा, बाकी 600 जो हमारे पास पड़ा है वो किस काम का है? वो कह रहे भैया बाकी 600 किसी काम का नहीं है। ठीक है जी, हम उसको आराम से बेच सकते हैं 50% ऑफ इट्स कॉस्ट में। तो इसका मतलब है सर जो बाकी का पोर्शन है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट उसकी NRV है। ठीक है जी, इसका मतलब है सर जो हमारे पास 600 यूनिट फारिग पड़ा हुआ है, 600 यूनिट फारिग पड़ा हुआ है। ठीक है जी, जो किसी जो पहले जो 600 यूनिट है, ये पूरे 1200 यूनिट्स हमारे पास पड़े, ये 600 यूनिट अदर प्रोडक्ट में यूज हो सकता है और वहां से हम कमा रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये जो 600 यूनिट्स हैं ये जो है वो हम इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं कर रहे, हमारे किसी काम का नहीं है, तो सर हम इसको 50% NRV के ऊपर बेच सकते हैं। 2 बातें हो गई। अच्छा, ये आपको बताया कि BW भी शॉर्ट इन सप्लाई है? नहीं, BW के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कि एग्जामिनर ने, इसका मतलब है ये शॉर्ट इन सप्लाई नहीं है, ये शॉर्ट इन सप्लाई है। इसका मतलब ये भैया आपको जो लॉस CM वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है, SB पे BW पे अप्लाई नहीं करना। BW आपने मार्केट से लेना शुरू कर देना है बस। ठीक है जी। सर जो इन्वेंट्री में पड़ा है इसका भाई रेगुलर यूज में, नीचे आपके पास CM आ रहा है एक प्रोडक्ट का, दोनों रेगुलर यूज में, तो इसका मतलब है BW अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, तो ये मार्केट से खरीद लेते हैं। SB इसके बारे में वो कह रहा है जनाब ये सिर्फ इसमें से 600 यूजेबल है, जो दूसरा 600 वो यूजेबल नहीं है। इसका मतलब है सर ये जो मटेरियल है SB, पहले साल हमने रेलेवेंट कॉस्ट का ख्याल रखना है, आगे के सालों में चूंकि इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी सर पहले साल, तो आगे के सालों में हमें इसको बाहर से यानी मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। ठीक है जी। SC एस्टिमेट्स दैट एनुअल लेबर रिक्वायरमेंट विल बी 30,000 सेमी स्किल्ड आवर्स एट 150 और 10,000 स्किल्ड आवर्स एट 250। बहुत ही आसान बात है, लेबर के बारे में बहुत सीधी बात कर दी इससे। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है। अच्छा, मैं लिख देता हूं लेबर की वर्किंग यहां हुई है। ठीक है। फिर वो फिक्स कॉस्ट भी है अदर देन डेप्रिसिएशन 1.8 मिलियन का। ठीक है जी। और एक मिनट रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ फिर मैं खोल देता हूँ। ठीक, रुको एक मिनट। ठीक है जी। हमारे पास सर इन्फ्लेशन का रेट 11% है और डिस्काउंट रेट हमारे पास 22% है। टैक्स हमारे पास जिस साल आएगा उसी साल पे होगा। ठीक है जी। आए जरा अल्लाह का नाम लेके सर इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास इसमें प्लांट का भी डाटा आ गया, वर्किंग कैपिटल का भी डाटा आ गया, सेल्स का भी डाटा आ गया, और कॉस्ट में सिर्फ हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है और फिक्स कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन है। और सर हमारे पास इन्फ्लेशन के रेट्स भी दिए हुए। आसान सवाल है, सिवाय एक मटेरियल की एडजस्टमेंट के बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। आए जरा सवाल को सॉल्व करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अच्छा मेरे बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो कुछ चीज़ें हमने जहन में रखनी है। सर ये जो हमारे पास सर हमेशा याद रखिएगा, जो सरप्लस मटेरियल पड़ा होगा ना जो किसी काम का नहीं है, हम जनरली उसको बेचा करेंगे अभी के अभी, यानी हम उसको पहले साल के एंड पे नहीं बेचेंगे, अभी बेचेंगे। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट,
वो ये है कि इस सवाल में रेलेवेंट कॉस्टिंग भी है और टैक्स भी है। अच्छा देखो, टैक्स वाला रेलेवेंट कॉस्टिंग को नहीं मानता। टैक्स वाला कहता है अगर एक चीज आपने 100 रुपए की खरीदी है और आप उसको यूज करोगे तो मैं 100 रुपए का डिडक्शन दूंगा, भले उसकी रेलेवेंट कॉस्ट तुम्हारे लिए कुछ भी हो। तो याद रखिएगा, टैक्स वाला रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानता। तो इसका मतलब है हमें पहले टैक्स के लिए वर्किंग अलग करनी पड़ेगी और फिर हमने रेलेवेंट कैश फ्लोज की वर्किंग अलग बनानी है। तो इधर 2 हिस्सों में सवाल सॉल्व होगा। ठीक है जी, फिर रिपीट कर रहा हूं कि टैक्स वाला टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट कंसिडर relevant costs for deductions। ठीक है जी, they consider actual costs for deduction, so we have to calculate tax first and then NPV through रेलेवेंट कैश फ्लोज। ठीक है जी, तो हमने ये काम करना है। आए ज़रा अल्लाह का नाम लेके हम सबसे पहले सवाल को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 हिस्सों में मतलब सर 3 हिस्सों का मतलब ये हम वर्किंग भी बनाएंगे, हम टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे और हम एनपीवी भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो भैया मैं सबसे पहले जो है वो लेके चलूँगा जनाब वर्किंग्स। ठीक है जी, फिर हमारे पास सर वर्किंग्स में के बाद हमारे पास आएगा सर हम ले लेंगे जनाब टैक्सेशन। और फिर हम यहां लेंगे सर कैश फ्लोज। ऐसा है मेरे बच्चों, तो अल्लाह का नाम लेके हम सबसे पहले वर्किंग बना रहे हैं। हमारे पास सर वर्किंग में सबसे पहली चीज़ सर सेल्स में सर हमारे पास सेल्स वॉल्यूम लेंगे हम। सर हमारे पास चारों सालों में सेल्स वॉल्यूम जो है वो रहेगा 30,000 ईच। ठीक है जी, फिर हमारे पास सर सेलिंग प्राइस पे अगर मैं जाऊं तो सर मेरे पास सेलिंग प्राइस यहां मौजूद है सर कितने की, पॉइंट नंबर मेरे पास 3 में सर 4,000 रुपये की। लेकिन ये 4,000 रुपये टूडेज टर्म्स में है और वो कह रहे हैं जनाब ये हर साल 11% से बढ़ेगा। तो हम लेते हैं जनाब हमारे पास 4,000 इंटू 1.11। ठीक है जी, फिर अगले साल इसको 1.11, फिर अगले साल इसको 1.11, फिर अगले साल इसको 1.11। डन हो गया। ये आ गई सर हमारे पास सारी इन्फ्लेटेड एडजस्टेड सेलिंग प्राइसेस। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास सर दूसरी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की। ठीक है जी, मटेरियल मेरे पास पर यूनिट कितना लग रहा है ये हम देखते हैं। सर मेरे पास पर यूनिट मटेरियल BW ये डायरेक्ट बाहर से आएगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है। BW हमें हर साल चाहिए 3,000 kg और इसका रेट आज 550 है, हर साल ही 11% से इन्फ्लेट होगा। तो हम यहां ले लेते हैं सर क्वांटिटी ऑफ BW सर 3,000 यूनिट, हर साल यही होगा। चूंकि हमारी क्वांटिटी फिनिश गुड्स की चेंज नहीं हो रही तो ये भी चेंज नहीं होगा। फिर सर हमारे पास रेट 550 तो आज है, 11% से इन्फ्लेट होगा, 11% से इन्फ्लेट होगा, 11% से इन्फ्लेट होगा और 11% से इन्फ्लेट होगा। डन हो गया। अच्छा, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास जो दूसरा मटेरियल है
ये 4200 रुपए का आज मौजूद है। अच्छा, आज मेरे पास वाफिर मिकदार में इन्वेंट्री मौजूद है, मुझे नहीं चाहिए। आगे आने वाले सालों में सर मुझे 1200 केजी चाहिए होंगे, लेकिन रेट देख लीजिएगा 4200 आज है, आज याद रखिएगा। तो सर अब मैं इसमें कर ये रहा हूं कि मेरे पास QTY ऑफ SB मुझे चाहिए सर 1200 ईच। फिर मेरे पास सर रेट, आज इसका 4200 रुपये का रेट है, लेकिन सर 4200 रुपये इन्फ्लेट हो जाएंगे 11% से। फिर सर ये इन्फ्लेट होगा 11% से, फिर ये इन्फ्लेट होगा 11% से, फिर ये इन्फ्लेट होगा 11% से। हमने अभी तक कोई जो है वो टेक्निकल काम नहीं किया, सिर्फ वर्किंग बनाए जा रहे हैं। फिर सर हमारी फिक्स कॉस्ट, सर एग्जामिनर कह रहे जी हमारी फिक्स कॉस्ट है सालाना 1.8 मिलियन रुपीस की, किधर गई जी? और सर ये हर साल इन्फ्लेट होगी, तो सर इन्फ्लेट कर देते हैं इसको। मेरे पास सर 1.8 मिलियन को मैं ऐसे लिख दूं, 18 लाख, 11%, 11%, 11%। ठीक है जी, ये आगे मेरे पास फिक्स कॉस्ट डन। अच्छा, मेरे पास सर रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू मेरे पास सर एंड पे रिसीव होगी 65 मिलियन। ठीक है जी, मैं इसको 65 ऐसे लिख देता हूं, और ये 11% के हिसाब से 4 सालों तक इन्फ्लेट होती रहेगी। ये होगी जी मेरे पास कोई 99 समथिंग मिलियन रुपीस की अमाउंट, एंड पे आ गया 98.67 डन। अच्छा जी, अब आओ जरा टैक्सेशन के लिए हम वर्किंग बनाना शुरू करें। टैक्स के लिए हमें सिर्फ प्रॉफिट्स एंड लॉस चाहिए। ठीक है जी, तो ईयर 0 भी नहीं रखते हम, ईयर 1 से लेते हैं सारी चीजें। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखना, मेरे पास सबसे पहले सेल्स, सर मैं 30,000 को 4,440 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ये फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं सारे के सारे सवाल को सर या तो थाउजेंड्स में सॉल्व कर लेते हैं या मिलियंस में। मैं थाउजेंड्स में सॉल्व कर लेता हूं। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 1000 से। ठीक है जी, अब मैं दोबारा ले रहा हूं सर 30,000 इंटू नई सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर की डिवाइडेड बाय 1000, और आप आगे के 2 सालों में इस फंक्शन को इस तरह कॉपी कर सकते हैं। डन। ये आगे जी मेरे पास सेल्स, सर मेरे पास मटेरियल BW, सर मेरे पास मटेरियल BW 3000 kg मुझे चाहिए, 611 रुपए का रेट होगा पहले साल, डिवाइडेड बाय 1000, ऐसा ये दोस्त 1000 ऐसा। फिर मैं फिर कर रहा हूँ जी, मेरे पास 3000 kg मल्टीप्लाई बाय 67 सर डिवाइडेड बाय 1000 ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, मैं हर साल अब इसको यूं कर लूं ऐसा। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, डन है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद मटेरियल BW के बाद सर मेरे पास मटेरियल SW। अब देखें SW में हमने पहले साल परचेजिंग नहीं करनी है, परचेजेस करनी ही नहीं हमने, क्यों? ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो सर 4200 रुपए के रेट पे हमने लिया था, 4200 रुपए का। अब इस पे करंट वाला रेट नहीं लगेगा, हम खरीदेंगे नहीं है, ऑलरेडी मौजूद है। 4200 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसा, ये मैंने ले लिया सर। अब अगले साल में परचेज करूंगा सर 1200 मल्टीप्लाई बाय 5175 डिवाइडेड बाय 1000, अगले साल में परचेज करूंगा 1200 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 1000 और सो ऑन ऐसा। ये हो गया मेरे पास मटेरियल SW और BW का हिसाब किताब। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे, वो ये कि अगर मैंने इस प्रोजेक्ट पे सर इस्तेमाल किया इस रॉ मटेरियल को, तो मेरा सर किसी दूसरे प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो लूज होगा, और वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज होगा उस पे सर सीधी सी बात है टैक्स का इंपैक्ट यहां मैं लूंगा सर। मैं उसको सर इनफ्लोज में लूंगा, यानी टैक्स के कैश फ्लोज में उसको मैं लूंगा सर। क्यों टैक्स वाला तो नहीं मानता? नहीं सर, देखिए मसला ये कि किसी दूसरी जगह ये इनकम जनरेट होती और किसी दूसरी जगह उस पर टैक्स लगता। अब वहां ये इनकम जनरेट नहीं हो रही है, इस प्रोजेक्ट की वजह से लॉस हुआ है, तो हम यहां लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को एज एन एक्सपेंस कंसिडर करेंगे ताकि उस पर टैक्स इंपैक्ट हम ले सकें। ठीक है जी, तो मैं यहां ले रहा हूं जनाब मेरे प्यारे बच्चों लॉस्ट CM कितना पता है? पहले साल 600 यूनिट पे 1500 रुपए का CM इन्फ्लेशन के बाद इतना हो जाता है
डिवाइडेड बाय 1000। 600 यूनिट सर किसी दूसरी जगह इस्तेमाल हो गए, 1500 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा के दे सकते थे, इन्फ्लेट कर दो तो और ज्यादा, वो मैंने लूज किया है रॉ मटेरियल को यहां इस्तेमाल करके। तो याद रखना ये एक्सटर्नैलिटीज या कैनिबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। जब आपका एक नया प्रोडक्ट आता है, पुराने की सेल्स को खा जाता है, तो आपने सर उसके इंपैक्ट्स को यहां लेना है। तो ये आ गया सर मेरे पास 999, डन हो गया। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों में ले लेता हूं इधर फिक्स कॉस्ट भी। फिक्स कॉस्ट मेरे पास सर ऑलरेडी मिलियंस में आ रही है, तो मैं काम करता हूं सर इसको थाउजेंड्स में ले लेता हूं, दिस डिवाइडेड बाय 1000 ऐसा, और मैं कहता हूं भैया आगे भी ले दो मुझे ऐसा। ये आगे के सालों में लॉस सीएम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले साल सर शॉर्टेज है, डन हो गया। अब बताएं फिक्स कॉस्ट आ गई, लॉस सीएम आ गया, अब डेप्रिसिएशन मैं आपको बताता हूं। बताओ एसेट खरीदा कितने का? एसेट की कॉस्ट 250 मिलियन या 2.5 लाख। रेजल वैल्यू कितनी है? ये रिसर रेजल वैल्यू, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मिलियंस में, तो इतनी रेजल वैल्यू होगी। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए वो 1,51,000 मिलना चाहिए ऐसा। अब बताओ हमें कितना मिल रहा है? पहले साल का डेप्रिसिएशन 2.5 लाख का 25% डिमिनिशिंग बैलेंस में, फिर इसको डिवाइड बाय थाउजेंड्स भी कर देते हैं, 2.5 लाख का 25% ऐसा। ये आ गया सर 62,500। फिर जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.75 से, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.75 से। तो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे 4 सालों में 1,51,000 का डेप्रिसिएशन टोटल मिलना चाहिए। मुझे 3 सालों में मिल चुका है, 3 सालों में मिल चुका है इतना डेप्रिसिएशन। तो मुझे लास्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए, ये नेट ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल, ये मेरे पास बनता है जनाब 6794। मेरे पास डेप्रिसिएशन भी आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब लेबर ले लेते हैं हम। लेबर पे अगर हम बात करें सर, हमारे पास एक एक्सपेंस रह गया लेबर का, ठीक है जी। अच्छा, लेबर के लिए अगर हम बात करें तो सर हमारे पास लेबर में 30,000 घंटे में हर साल चाहिए 150 वाले, ठीक है जी। और हमें सर कोई 10,000 घंटे चाहिए हर साल, ये चाहिए हमें सर 250 वाले। तो 30,000 150 वाले और 10,000 250 वाले। तो हम यहां लेते हैं सर लेबर का रेट, कुछ 250 वाले आर्स और कुछ 150 वाले। लेकिन सर ये 250 इन्फ्लेट होगा पहले साल भी, और ये 150 भी इन्फ्लेट होगा 11% से, डन। और आगे के सालों में ये इन्फ्लेट होता रहेगा। रेट है ये, रेट, ठीक है जी। मैं इसको भी इन्फ्लेट कर रहा हूं 11 और 11। अब गौर से देखना दोस्त, मेरे पास सर लेबर के कोई 30,000 घंटे हैं जो 150 वाले रेट में, और कोई 10,000 घंटे हैं जो बड़े रेट पर है, ऐसे ही दोस्त। लेकिन सर मुझे तो फिगर्स चाहिए थाउजेंड्स में, तो मैं इन सबको ऐडअप करके डिवाइड कर रहा हूं सर किससे? 1000 से। फिर सर अब चाहो तो इस फिगर को इन्फ्लेट कर लो, कोई टेंशन नहीं, चाहो तो ऊपर से फिगर्स ले लो दोबारा, ठीक है जी। सर दोबारा कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे जी। हमारे पास सर 30,000 यूनिट्स, 30,000 घंटे 185 वाले, और सर हमारे पास 308 वाले 10,000 घंटे, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है जी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब आप इसको 11% से इन्फ्लेट भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, डन है जी। सर यहां तक कहानी हो गई। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास लेबर भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, अब मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल। क्यों वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए टैक्स की वर्किंग के लिए? सर क्योंकि वर्किंग कैपिटल में लॉस आया है, तो उस लॉस को भी हमने इनकॉर्पोरेट करना है। अब बताएं मेरे पास वर्किंग कैपिटल, प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे WC लिख दूं। ईयर 0 पे मेरे पास इन्वेस्ट होना था 75 मिलियन, मैं इसको 75,000 लिख देता हूं, डन। 75 मिलियन का मतलब है 75,000। हर साल एग्जामिनर कह रहे हैं 15% इन्फ्लेट होगा, 15%।
तो सर मेरे पास जब पहला साल गुजरा होगा मैंने और वर्किंग कैपिटल ला के डाला होगा, वर्किंग कैपिटल पहले साल के एंड में इतना हो गया होगा, फिर अगले साल 15% और डाला होगा, इतना हो गया होगा, फिर अगले साल में 15% और डालूंगा, इतना हो गया होगा। ठीक है जी, इसका मतलब है मेरे पास हर साल सर 15% और 15% से बढ़ रहा है। एंड में मुझे उसूलन ये पैसा वापस मिल जाना चाहिए, उसूलन, लेकिन इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ 60% मिलेगा, 40% मेरे पास से लूज हो जाएगा। ये रिकवरी होगी 68,000। तो मेरे पास, मैं अगर आपसे कहूं प्यारे भाई, वर्किंग कैपिटल का लॉस कितना जी? सर मेरे पास वर्किंग कैपिटल का लॉस आएगा आखिरी साल 1,14,000 का 40%, इसका 40%। डन हो गया सर। ये आ गया मेरे पास सारी कहानियां करने के बाद अमाउंट्स। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये वो प्रॉफिट है जिसको एफबीआर प्रॉफिट मानता है 53,260 रुपए, ऐसा 1,33,200 रुपए की सेल्स आ गई मेरे पास सर। मेरे पास सर मटेरियल SW आ गया, ठीक है जी। ये आ गया सर लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया मेरे पास। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट मैंने गलत ली है सर, ये फिक्स कॉस्ट पहले दिन से इन्फ्लेट होगी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगी जनाब और ये माइनस में आएगी। डन हो गया जी। अब बताएं मेरे पास 53,062 ये मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। और अगर मैं आगे के सालों में देखूं तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है कोई 81,892 1,06,233, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट। और मैं इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगा रहा हूं टैक्स, जो एक वर्किंग मुझे चाहिए थी उसके लिए टैक्सेशन मल्टीप्लाई बाय 0.3 एंड सो ऑन। चाहे तो आप अलग अलग निकाल लें सर, मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और मल्टीप्लाई बाय 0.3। डन। ये आ गया मेरे तीनों सालों के सर टैक्स। और मेरे पास सर टैक्स की वर्किंग हो गई कंप्लीट। अब मैं जा रहा हूं कैश फ्लोस कैलकुलेट करने के लिए। और कैश फ्लोस कैलकुलेट करना आसान है, कुछ नहीं करना सिवाय उसके अंदर आपने जो है ना वो मटेरियल SW का जो है वो हिसाब किताब देखना है। अच्छा, कैश फ्लोस के लिए मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगा सर, और मैं करूंगा ये कि एक कॉलम यहां पर और ऐड कर दूंगा। मैं कहूंगा ईयर 0 1 2 3 4, ठीक है। अब चूंकि टैक्स निकला हुआ है तो हम यहां डायरेक्ट ले लेते हैं इनिशियल आउटले, कितने का जी? 2.5 लाख, 250 मिलियन, ठीक है जी। और एंड पे क्या मिलेगा सर? रेजिडुअल वैल्यू 98,675। डन हो गया, ये रिसीव हो जाएंगे। फिर वर्किंग कैपिटल शुरू में इन्वेस्ट करना है कितना बाबू? ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। इन्वेस्ट करना है हमने वर्किंग कैपिटल में 75,000 रुपए, ठीक है जी, यानी 75 मिलियन। फिर अगले साल ये वर्किंग कैपिटल यहां तक लेकर आना है 75,000 से यहां तक लेकर आना है। तो सर इसका मतलब है आपको वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा सर? 11,000 समथिंग से। अगले साल आपने और वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना है सर, कितने से? सर मैं बस इन दो फिगर्स का डिफरेंस लेता जा रहा हूं। ये वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। अगले साल आपने और वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है मेरे बच्चों, 1,14,000 तक लेके जाना है। कितने से? 99 से। तो और आपका सर को 15,000 14,000 समथिंग का वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। आखिर में आपका वर्किंग कैपिटल जो रिटर्न मिलेगा वो ऊपर दिया हुआ है सर, ये आपको मिलेगा रिटर्न पॉजिटिव में अमाउंट। तो ये मैंने पॉजिटिव में लिख दी। इसका मतलब है इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद एंड में ठोस सा अमाउंट मिलेगा, रिसीव होगा। डन। वर्किंग कैपिटल आ गया, इनिशियल आउटले आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों सेल्स ले लेते हैं। सेल्स की फिगर आप डायरेक्ट ऊपर से कॉपी कर लें। ये ले सर, सेल्स 1, सेल्स 2 3, ये सारी फिगर्स हमने ऊपर से कॉपी कर ली। फिर मटेरियल BW, ये भी सर आपका वही सीधा सीधा कैश ले ऊपर से कॉपी कर लें। ये आ गया जी मटेरियल BW एंड सो ऑन। डन। अब आता है जी मटेरियल SW। बाबू इसमें काम करना है, इसमें काम करना है, इसमें काम करना है। देखिए इसमें काम क्या करना है वो जरा अच्छे तरीके से देख ले। देखिए इसमें काम ये करना है प्यारे भाई कि आपके पास कोई 1200 यूनिट्स का रॉ मटेरियल मौजूद है। इस 1200 यूनिट के दो हिस्से हैं, ठीक है जी। पहले साल 600 है और दूसरा 600 है।
ये जो 600 है ना, ये शॉर्ट इन सप्लाई है, तो सर इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट प्लस लॉस्ट सीएम। अच्छा, कॉस्ट आपको पता है इसकी कितनी है? सर मेरे पास 600 यूनिट्स की कॉस्ट है 4200 रुपए पर केजी के हिसाब से। डन। कितने होते हैं देखो जरा, ये थाउजेंड्स में निकालना, थाउजेंड्स में निकालना सर, थाउजेंड्स में निकालना मेरे प्यारे भाई, थाउजेंड्स में निकालना। 600 मल्टीप्लाई बाय 4200, ये आता है 2520। इसमें लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी हमने इसकी वर्किंग बनाई थी 999, ऐसा चेक कर लें, ये रजी दिया हुआ है 999, ये आ गया। इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी जनाब कितनी? 2520 और 999, ये आता है 3519। अच्छा, ये हमें रिसीव होंगे या ये रेलेवेंट कॉस्ट हमें लेनी चाहिए सर कब? ईयर 1 पे। ऐसा जो दूसरा 600 है सर, ये मेरे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, किसी काम का नहीं है, ये आधे रेट पे यानी 4200 के 50% पे बिक जाना चाहिए, और ये बिकना चाहिए ईयर 0 पे। इसका मतलब है जी 4200 का 50% मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 1000, ये आता है जी 1260। ये हमें सर 1260 रुपए का, ये हमारा क्या जी NRV है, और ये आएगा ईयर 0 पे। इसका मतलब अगर आपने इस प्रोजेक्ट पे इसको इस्तेमाल कर लिया तो ये NRV है जो आप लूज कर दोगे, और ये 3519 है जो रेलेवेंट कॉस्ट है। तो हम एक काम ये करते हैं प्यारे भाई, इसको इस तरह रिकॉर्ड करते हैं, SW को ईयर 0 पे 1260, और सर जो दूसरा हमारे पास वो है 3519, ऐसा ये हमारे पास आ जाएगा पहले साल और ईयर 0 के ऊपर। डन। अच्छा, आगे के कैश फ्लोज सर, ये तो आप सीधा सीधा ऊपर से कॉपी कर लें। सर जो आपने भी मटेरियल लिया, सर मेरे पास ये मटेरियल आएगा, मटेरियल SW अगले साल से हम मार्केट से लेंगे, ये मार्केट का रेट होगा सर, ये मार्केट का रेट होगा, और आखिरी साल में ये मार्केट का रेट होगा। डन। अब आपको लॉस सीएम डालने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने उसको इसी में इनकॉर्पोरेट कर लिया 3519 के अंदर। डन। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास फिक्स कॉस्ट, ये यहां से कॉपी कर लें सर, 1998 एंड सो ऑन। ठीक है जी, मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। अब डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? डेप्रिसिएशन आप लेते ही सर टैक्स निकालने के लिए तो ऑलरेडी निकल चुका है। अब लेबर भी सर, ये कैश फ्लोज आ रहे हैं 7770, ये मैंने ऊपर से ही कॉपी कर लिया। बस सर खत्म, सर खत्म, सारी चीजें आ गई, वर्किंग कैपिटल भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब एक चीज रह गई है बस, सिर्फ टैक्स। इसके लिए हमने ऊपर वर्किंग की है लंबी चौड़ी, ये रही सर टैक्स की फिगर, ये आप ले लें। ऐसा याद रखना भाई, ये जो आपने SW बेचा है, आधा SW आधा SW आधा SW आपके किसी काम का नहीं, ईयर 0 पे बेच देंगे हम। आधा SW इतना काम का है कि सर अगर हमने इस प्रोजेक्ट पे, ये बेचेंगे नहीं, हम उसको प्रोजेक्ट पे डाल रहे हैं, तो उसका मतलब है पहले साल हम जो है वो ईयर 0 पे हम 1260 रुपए की रिकवरी, जो पोटेंशियल अमाउंट थी जो सर मैं कचरे के दाम बेच के बचा सकता था, वो मैंने प्रोजेक्ट में डालने की वजह से लूज कर दिया। तो 1260 रुपए की NRV का जो लॉस है वो इधर आ गया। देखिए आप इस पर्टिकुलर मटेरियल को प्रोजेक्ट पे डाल रहे हो, ये अगर प्रोजेक्ट नहीं होता आप 1260 रुपए में बेच चुके होते इसको। अच्छा, जो दूसरा हाफ है वो आपका इस्तेमाल होता किसी प्रोडक्ट में, और इस्तेमाल होता तो सर इसकी कॉस्ट जो कि पुरानी कॉस्ट है प्लस रेलेवेंट कॉस्ट, ये प्लस जो है वो आपका जो है वो अल्लाह भला करे लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सर इस वीडियो के स्टार्ट से पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई है तो उसकी कॉस्ट प्लस लॉस सीएम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। तो उसकी कॉस्ट थी हमारे पास कितने की सर? इसकी कॉस्ट हमारे पास थी मेरे प्यारे बच्चों कोई 2520, और सर इसकी ये जेन्युइन कॉस्ट थी, ठीक है, ये पहले साल की कॉस्ट नहीं जिस पे खरीदा था वो, और 999 हमारे पास लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। डन। तो ये आ गया हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों 3519, टैक्स आ गया सर, खत्म। अब हमने इसका क्या करना है? टोटल करना है। ये हमारे पास आ गया सर कैश फ्लोज, ठीक है जी, ये हमारे कैश फ्लोज हैं। ऐसा जी, अब मुझे बताएं सर, अगर मैं इस कैश फ्लोज की बेसिस पे डिस्काउंटिंग करूं तो मैं डिस्काउंटिंग करूंगा, NPV निकालूंगा एट 22%। 22% का डिस्काउंट रेट दिया हुआ सर सवाल में। दिस डिवाइडेड बाय 1.22 रेज टू द पावर ज़ीरो।
So this divided by 1.22 raised to the power 1. So this divided by 1.22 raised to the power 2 and so on. और मैंने कहा जी अब मुझे सबका टोटल करके दे दो, तो उसने कहा जी आपकी एनपीवी सर कोई 5,047 रुपये नेगेटिव है। ठीक है जी, आई होप आप इसको देख लोगे। बस ये याद रखना प्यारे भाई, इसमें एक ही रॉ मटेरियल की वर्किंग थी जो मुश्किल थी, बाकी सारी चीज़ें बेहद आसान थी, आप आराम से इसको ग्राउंड कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।